हेलो स्टूडेंट, आज अपने एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और वो टॉपिक है आयनिक त्रिज्या। ठीक है, तो आयनिक त्रिज्या को आज स्टार्ट करना है अपने को। जैसे अपने परमाणु त्रिज्या के बारे में बातें कर रहे थे, तो परमाणु त्रिज्या के अंदर अपने दो प्रकार की त्रिज्याओं को पहले देखा जा चुका है, जो थी सहसूचक त्रिज्या और धात्विक त्रिज्या। ठीक है, आज अपने डिस्कस करेंगे आयनिक त्रिज्या के ऊपर। सबसे पहले अपन बात करें कि जो आयन क्या होते हैं। ठीक है, मैं सरल आयनों की यहाँ पर बात करूँगा, मिश्रित आयनों की मैं बात यहाँ पर नहीं करूँगा। अभी जो बात की जाएगी वो सरल आयनों के ऊपर आधारित ही अपनी जो बात है वो निर्भर रहेगी। ठीक है, कि सरल आयन क्या होते हैं, तो उसको अपने देखा जाएगा कि सरल आयन क्या है। तो अपने कहें कि कोई भी परमाणु है, उदासीन परमाणु है, उस उदासीन परमाणु में अगर अपने एक इलेक्ट्रॉन को अगर जोड़ दिया जाए, ठीक है, अपने कहें कि अगर उदासीन परमाणु में क्या करें, इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया जाए तो क्या बनता है, तो ऋणायन बनता है। ठीक है, और उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का निष्कासन कर दिया जाए तो धनायन बनता है। ठीक है, तो ऋणायन और धनायन का जो निर्माण है वो किस प्रकार से हो रहा है, इसके ऊपर अपने यहाँ पर बात की कि कोई भी अगर उदासीन परमाणु है, उस उदासीन परमाणु में यदि अपने इलेक्ट्रॉन को जोड़ते हैं तो वो किसका निर्माण कर लेता है, ऋणायन का निर्माण कर लेता है। और यदि उदासीन परमाणु में से इलेक्ट्रॉन का निष्कासन कर देते हैं तो वो किसका निर्माण कर लेता है, धनायन का निर्माण कर लेता है। जैसे मैं उदाहरण लूँ कि अपने पास क्या है, फ्लोरीन है। ठीक है, अब फ्लोरीन के पास क्या होता है, 2 7, ये इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास है। ठीक है, अपने इसमें एक इलेक्ट्रॉन को अगर जोड़ दें तो एक इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो ये किसका निर्माण कर देगा, F-1 का निर्माण कर देगा। ठीक है, तो इसका जो गैस विन्यास है वो निकटतम उत्कृष्ट गैस विन्यास के जैसा हो जाता है, नियोन के जैसा ये विन्यास को ग्रहण कर लेता है। तो ये क्या बना, ऋणायन। ऋणायन कैसे बन रहा है, देखिए ऋणायन अपने क्या है, इलेक्ट्रॉन के जोड़ने से क्या बनता है, ऋणायन बनता है। इसी तरह से धनायन कैसे बनेगा, तो सोडियम की अगर हम बात करें तो सोडियम में अपने लिखते हैं 2 8 1 11। ठीक है, अगर अपने एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल दें तो क्या बन जाएगा, Na+1 एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो इसका जो विन्यास हो गया वो क्या हो गया, 2 8 हो गया। तो यहाँ पर जो ऋणायन का जो निर्माण हो रहा है वो ऋणायन का निर्माण कैसे हो रहा है, सॉरी धनायन का जो निर्माण हुआ वो धनायन का निर्माण कैसे हुआ, इलेक्ट्रॉन के निष्कासन के कारण से क्या बन रहा है, धनायन बन रहा है। और इलेक्ट्रॉन के योग से या इलेक्ट्रॉन के जुड़ने से क्या बन रहा है, ऋणायन बन रहा है। ठीक है, तो ये धनायन व ऋणायन के निर्माण किस प्रकार से हो रहे हैं उसके बारे में आपने देखा। अब अपना जो टॉपिक तो था आयनिक त्रिज्या, तो आयनिक त्रिज्या कौन से यौगिकों में ज्ञात करते हैं, जैसे हमने कहा था सहसूचक त्रिज्या, सहसूचक यौगिकों में ज्ञात की जाती है। धात्विक त्रिज्या की बात की जाए तो धात्विक त्रिज्या अपने धातुओं में ज्ञात करते हैं। इसी तरह से आयनिक जो त्रिज्या है वो आयनिक त्रिज्या अपने जो आयनिक यौगिक है उन आयनिक यौगिकों में ज्ञात की जाती है। उस त्रिज्या को क्या बोला जाता है, आयनिक त्रिज्या कहा जाता है। आयनिक त्रिज्या किस में ज्ञात करेंगे, अपने आयनिक यौगिकों में ज्ञात की जाती है। अब आयनिक यौगिक कौन से बनते हैं, जो आयनों से मिलकर बने होते हैं, एक धनायन और एक क्या हो, ऋणायन। तो धनायन व ऋणायन से मिलकर बने हुए जो यौगिक हैं उन्हें क्या कहा जाता है, आयनिक यौगिक कहा जाता है। ठीक है, तो इन आयनिक यौगिकों में सामान्यतः अगर अपने देखा जाए तो अपने कहते हैं कि किसी भी आयनिक क्रिस्टल में धनायन व ऋणायन के बीच की दूरी का जो निर्धारण है वो अपने किससे करते हैं, आयनिक त्रिज्या के आधार पर उसका आंकलन अपने कर सकते हैं। तो कोई भी जैसे अपने पास बात करें कि NaCl, Na धनायन और किससे मिलकर बना है, Cl ऋणायन से, तो कहता है Na धनायन ये एक आयनिक क्रिस्टल है, क्योंकि अपने पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो आयनिक यौगिकों की जो आकृति होती है वो क्रिस्टल के समान होती है, जिसे अपने हिंदी में रवा बोला जाता है। ठीक है, क्रिस्टल या रवा जिसे अपने नाम देते हैं। तो आयनिक यौगिकों की जो आकृति है वो कैसी होती है, क्रिस्टलीकृत आकृति होती है, क्रिस्टलीकृत आकृति।
ठीक है। क्रिस्टलीकृत संरचना होती है जिसे अपने बोल सकते हैं रवा, इसकी आकृति होती है, रवे के समान इसकी आकृति होती है। तो आयनिक यौगिक हमेशा क्रिस्टलीकृत होते हैं या रवे के समान इनकी आकृति लिए हुए होते हैं। तो आपने कहा किसी भी आयनिक यौगिक में जो धनायन व ऋणायन के बीच की जो दूरी है, ठीक है, उसकी दूरी से अपने क्या ज्ञात की जाती है, आयनिक त्रिज्या को ज्ञात किया जाता है। तो आयनिक त्रिज्या ज्ञात करने के लिए अपने बता दिया कि धनायन व ऋणायन के बीच की दूरी के आधार पर अपने आयनिक त्रिज्या को ज्ञात किया जा सकता है। अब अपने यहां पर बात करेंगे इसके अंदर कि जो आयनिक त्रिज्या है वो किसी उदासीन परमाणु की परमाणुवीय त्रिज्या से बड़ी होती है या उससे छोटी होती है, उसके ऊपर बात की जाएगी। जैसे हम बात करें कि यहां पर जो सोडियम है, तो सोडियम से अपने क्या बनाया, सोडियम आयन बना दिया Na+, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के निष्कासन से। तो ये तो हो गया हमारे पास कैसा, उदासीन परमाणु। ये क्या है हमारे पास, उदासीन परमाणु है। और ये क्या है, एक आयन है। कैसा आयन है, धनायन है। तो अपना जो टॉपिक यहां पर ये है कि धनायन की जो त्रिज्या है वो अपने जो पैतृक जो परमाणु है उस पैतृक परमाणु से उसकी जो त्रिज्या है वो बड़ी होती है या छोटी होती है, उसके बारे में अपने को यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो वो चर्चा आपने देखी यहाँ पर कैसे करेंगे अपने इसको। जैसे आपने देखें कि सोडियम परमाणु, तो सोडियम परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन विन्यास था वो 2 8 1 था और यहाँ पर अपने पास है 2 8। दोनों को अगर बनाया जाए तो ये हो गया नाभिक। इसके बाद में ये पहला कोश, ये दूसरा कोश और ये कौन सा कोश हो गया, तीसरा कोश हो गया। तो सोडियम में देखें कि पहले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद है, सोडियम में पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, दूसरे कोश में 8 और तीसरे कोश में 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ये हो गया सोडियम के अंदर। अब जब सोडियम +1 बनाया तो सोडियम +1 में आपने क्या किया, देखो ये पहला कोश, ये दूसरा कोश और ये तीसरा कोश। ठीक है, तो पहले कोश में इलेक्ट्रॉन कितने, इसके अंदर भी 2 हैं और दूसरे कोश में जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, 8। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अपने पास यहां हुआ क्या कि यहां पर देखिए कि जो परमाणुवीय त्रिज्या है वो होती क्या है, सामान्य रूप से अपने कहते हैं कि नाभिक से जो संयोजी कोश, संयोजी कोश कौन सा होता है, जो सबसे बाह्यतम कोश है उसे क्या कहा जाता है, संयोजी कोश कहा जाता है। तो नाभिक से संयोजी कोश के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, त्रिज्या कहा जाता है। तो ये तो हो गया हमारा नाभिक, और नाभिक से ये संयोजी कोश है, बाह्यतम कोश है, इसके बीच की दूरी को क्या बोल दिया गया, परमाणुवीय त्रिज्या। तो ये सोडियम की परमाणुवीय त्रिज्या हो गई। ठीक है जी। अब यहां पर देखो जो तीसरा कोश था उससे अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, त्याग दिया गया। तो अब अपना कोश कौन सा बचा, दूसरा ही बचा। तो नाभिक से बाह्यतम कोश कौन सा है, अब हमारा दूसरा है। पहले कौन सा था, नाभिक से बाह्यतम कोश कौन सा था, तीसरा था। अब नाभिक से बाह्यतम कोश कौन सा हो गया, दूसरा हो गया, क्योंकि जब ये 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है तो 1 इलेक्ट्रॉन के त्याग करने से क्या हुआ, इसका कोश क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, कोश परिवर्तित हो गया। तो कोश परिवर्तित होने से देख सकते हैं कि इसकी जो परमाणुवीय त्रिज्या है मूल परमाणु से क्या हो गई, छोटी हो गई। तो इसका मतलब धनायन की जो त्रिज्या है वो मूल परमाणु से क्या होती है, छोटी होती है। इसको इस रूप में अपने, दूसरा मैं यहां पर ये कह सकता हूं कि जब परमाणु उदासीन था तो उदासीन परमाणु में जो प्रोटॉन है वो 11 थे और इलेक्ट्रॉन भी कितने थे, 11 थे सोडियम के अंदर। अब जब ये धनावेशित हो गया तो प्रोटॉन का नंबर कितना है, 11 और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 हो गए। ये चीज देखने को मिली ना। तो इसका मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन के त्यागने के कारण से यहां पर क्या हुआ कि इसका जो नाभिकीय आवेश वो बढ़ गया, धनायनों की संख्या, धनावेश है वो क्या हो गया, बढ़ गया। और नाभिकीय आवेश जब बढ़ता है तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अधिक प्रबलता से क्या करता है, आकर्षित करता है। तो इसका मतलब यहाँ पर कहा जा सकता है कि जो सोडियम है उस सोडियम में क्या हुआ, या कोई भी जो धातु जब धनायन का निर्माण करती है तो धनायन के निर्माण के समय क्या होता है, इसका नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है और नाभिकीय आवेश के बढ़ने के कारण से परमाणुवीय जो आयन का जो आकार है, धनायन का जो आकार है वो क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो इसका मतलब उदासीन परमाणु से उससे निर्मित धनायन का आकार हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। ये चीज ध्यान रखनी है। इसी तरह से अपनी दूसरी तरफ बात करते हैं यहां पर
फ्लोरीन के लिए करें तो फ्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और किस में परिवर्तित हो गया, F-1 में परिवर्तित हो गया। तो फ्लोरीन के पास पहले क्या था, 2-7 था और एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके वो किस में परिवर्तित हो गया, 2-8 में परिवर्तित हो गया। हुआ क्या कि पहले अपने देखें तो ये पहला कोश और ये दूसरा कोश, तो पहले कोश में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, और दूसरे कोश में इसके पास कितने हैं, 7। और जब इसने एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया तो एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके पहले कोश में तो इसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन अब दूसरे कोश में इसके पास कितने हो गए, 8। ठीक है, तो अब क्या हुआ यहां पर अपने देखें तो इसके अंदर अपने को क्या देखने को मिली कि इसके पास पहले प्रोटॉन कितने थे, 9 थे, इलेक्ट्रॉन भी कितने थे, 9 थे। अब क्या हुआ कि प्रोटॉन तो इसके पास कितने हैं, 9 ही हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन का मान क्या हो गया, बढ़ गया। तो इलेक्ट्रॉन बढ़ने से नाभिकीय आवेश तो उतना ही बना हुआ है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई, तो पहले नाभिकीय आवेश 9 इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था, लेकिन अब नाभिकीय आवेश 10 इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करेगा। तो इसका मतलब नाभिक का जो आकर्षण है संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉनों के प्रति क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम हुआ ना, क्योंकि पहले कितने इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित कर रहा था, वो 9 इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित कर रहा था। तो 9 धनायन और 9 ही ऋणायन। सिंपल सी बात, अगर अपने रस्साकसी की खेल में बात करें तो दोनों तरफ जो दोनों टीमों में संख्या क्या थी, बराबर थी। लेकिन अब क्या हुआ कि बाहर की जो टीम है, बाहर कौन है, इलेक्ट्रॉन, उनकी संख्या क्या होगी, बढ़ गई। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई, तो जब धनायन उसको अपनी तरफ खींच रहे हैं तो उसके खिंचाव में क्या आएगी, कमी आएगी। और इलेक्ट्रॉन हमेशा ही क्या करता है, बाहर निकलना चाहता है। ठीक है, कैसे कि अगर अपने बात करें कि किसी एक रस्सी से अपने एक पत्थर को बांध रखा है और उसको अपने घुमा रहे हैं, तो अगर उस पत्थर को, अगर रस्सी को छोड़ दें या पत्थर उस रस्सी से निकल जाता है तो वो पत्थर कहाँ निकलेगा, बाहर की तरफ निकलेगा। तो इलेक्ट्रॉन को नाभिक क्या करता है, अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, तो वो हमेशा उस खिंचाव बल से क्या निकलना चाहता है, बाहर निकलना चाहता है। तो यहाँ पर क्या होगा, नाभिकीय आवेश के कारण से नाभिकीय आवेश क्या हो गया, कम हो गया, इलेक्ट्रॉनों की संख्या संयोजी कोश में बढ़ गई, जिसके कारण से मूल परमाणु से ऋणायन की जो त्रिज्या है वो ऋणायन की त्रिज्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो यहां पर ध्यान रखना है अपने को कि मूल परमाणु से धनायन की त्रिज्या क्या होती है, छोटी होती है, और मूल परमाणु से ऋणायन की त्रिज्या क्या होती है, बड़ी होती है। ठीक है, तो ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है। जितने इलेक्ट्रॉन जुड़ते जाएंगे परमाणुीय त्रिज्या उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएगी, और जितने इलेक्ट्रॉन निकालते जाएंगे परमाणुीय त्रिज्या उतनी, या जो त्रिज्या है वो क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। क्योंकि इलेक्ट्रॉन के निकलने या जुड़ने से क्या बनते हैं, आयनिक। तो अपने उसको बोल सकते हैं आयनिक त्रिज्या, यहां पर नाम दिया जा सकता है। तो इसका मतलब अपने कह सकते हैं कि सहसंयोजक त्रिज्या आयनिक त्रिज्या के बराबर नहीं होती है। ठीक है, अब यहां पर एक नाम और आता है, क्योंकि अपने देखो यहां पर इलेक्ट्रॉन का निष्कासन किया या इलेक्ट्रॉन अपने क्या कर दिए, उसके अंदर जोड़े गए हैं। तो इलेक्ट्रॉन के निष्कासन या इलेक्ट्रॉनों के जुड़ने से हमारे पास एक श्रेणी प्राप्त होती है। उस श्रेणी को क्या कहा जाता है, सम इलेक्ट्रॉनी श्रेणी कहा जाता है। क्या नाम देते हैं उसे, अपने नया टॉपिक करते हैं यहां पर अपने, वो है सम इलेक्ट्रॉनी श्रेणी। सम इलेक्ट्रॉनी श्रेणी क्या है, इसको देखें अपने। तो मैं यहां पर कुछ उदाहरण लेता हूं और उस उदाहरणों से अपने समझते हैं कि सम इलेक्ट्रॉनी श्रेणी किसे कहा जाता है। तो हमारे पास उदाहरण थे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम। ये उदाहरण लेते हैं। N-3, O-2, F-1, Na+, Mg+2। देखें, नाइट्रोजन के अंदर प्रोटॉन या जो परमाणु क्रमांक है वो कितना होता है, इसका 7, इसका 8, फ्लोरीन का 9, नियोन का 10, सोडियम का 11 और मैग्नीशियम का 12। तो अपने प्रोटॉनों की संख्या की बात करते हैं यहाँ पर। इसी तरह से इनके अंदर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अगर उदासीन होता है तो उदासीन में प्रोटॉन हमेशा किसके बराबर होते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। या जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने कह सकते हैं प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होते हैं जब परमाणु क्या हो, उदासीन हो। लेकिन यहाँ पर कुछ परमाणु उदासीन है, कुछ धनावेशित है और कुछ क्या है, ऋणावेशित लिखे गए हैं। तो अपने देखें यहाँ पर नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए, इसका मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 10।
यहाँ पर 8 थे, 2 ग्रहण किए तो 10, यहाँ 9 थे, 1 ग्रहण किया 10। इसने उदासीन है तो उदासीन में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर होते हैं। यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम ने त्यागा है, 11 थे तो कितने बचेंगे 10। यहाँ मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, 12 थे, कितने बचते हैं 10। तो ऐसी श्रेणी को क्या कहा जाता है, सम इलेक्ट्रॉनी श्रेणी कहा जाता है। क्या नाम दिया जाता है इन्हें, सम इलेक्ट्रॉनी श्रेणी, जिनके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, समान होती है। तो ऐसी श्रेणी को सम इलेक्ट्रॉनी श्रेणी, और ऐसे तत्वों को अपने बोला जाता है सम इलेक्ट्रॉनी स्पीसीज। क्या बोला जाएगा इसे, सम इलेक्ट्रॉनी स्पीसीज इसे नाम दे दिया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या सभी में क्या है, समान है। तो इसका मतलब यहां पर कह सकते हैं, क्या इनकी जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है तो क्या इनके जो परमाणुवीय आकार है वो समान है या भिन्न भिन्न है, ये चीज अगर अपने देखनी है तो देखें कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है, लेकिन जो प्रोटॉन है वो किसको प्रदर्शित करता है, नाभिकीय आवेश को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करेगा, ये नाभिकीय आवेश को। तो आपने कहा ठीक है जी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है लेकिन इनका नाभिकीय आवेश क्या है, अलग अलग है। तो नाभिकीय आवेश के अलग अलग होने के कारण से सम इलेक्ट्रॉनी श्रेणी के जो तत्व हैं या जो आयन या उदासीन जो भी स्पीसीज अपने पास बन रही है, उनका परमाणुवीय आकार समान नहीं होता है। तो अपने कहते हैं जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो नाभिकीय आवेश बढ़ने से परमाणुवीय आकार में क्या होती है, कमी होती है। ये मैंने परमाणु त्रिज्या के अंदर अपने बताया था कि एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, नाभिकीय आवेश बढ़ता है, और नाभिकीय आवेश के बढ़ने के कारण से परमाणु त्रिज्या में क्या देखने को मिलती है, कमी देखने को मिलती है। तो यहां पर अपने बात करें कि इस तरफ जाने पर नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है, इसका मतलब परमाणुवीय आकार में क्या देखने को मिलेगी, कमी देखने को मिलेगी। तो इस सम इलेक्ट्रॉनी श्रेणी के अंदर सबसे जो बड़ा आकार है वो किसका हो जाएगा, नाइट्राइड का जो आकार है वो सबसे बड़ा हो जाएगा, और मैग्नीशियम आयन का जो आकार है वो सबसे छोटा हो जाएगा। तो इस तरह से विभिन्न प्रकार की सम इलेक्ट्रॉनी श्रेणियों का निर्माण कर सकते हैं, जिसके अंदर अपने ऐसी श्रेणी बनानी है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या रखनी है, अपने को समान रखनी है। तो उस श्रेणी को क्या कहा जाता है, सम इलेक्ट्रॉनी श्रेणी कहा जाता है। और सम इलेक्ट्रॉनी श्रेणी के तत्वों का जो आकार है वो समान नहीं होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन समान होते हैं, न कि यहां पर इनके जो आकार है वो समान होते हैं। तो अब यहाँ पर एक प्रश्न है, जैसे आपसे अगर प्रश्न पूछ लिया जाए इसके रूप में, आयनिक त्रिज्या के अंदर हमारे पास एक प्रश्न आता है, और प्रश्न क्या कहता है कि वो अपने को यहाँ पर कुछ उदासीन परमाणु और कुछ आवेशित परमाणु दे रहा है, जैसे Mg+2 Al और Al+3 ये अपने को दे दिया। मैग्नीशियम आयन, एल्यूमिनियम आयन। तो ये कह रहा है कि निम्नलिखित स्पीसीज में से किसकी त्रिज्या अधिकतम व किसकी त्रिज्या न्यूनतम होगी। ठीक है, तो अधिकतम और न्यूनतम देखना है। तो सबसे पहले अपने बात करें कि अपने ये पढ़ा हुआ है कि एक आवर्त में जब अपने किस तरफ जाते हैं, बाएं से दाएं जाते हैं। ठीक है, तो बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है, जिससे परमाणुवीय आकार में क्या होती है, कमी। तो आवर्त में देखिए क्या आता है, मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम के बाद में कौन आता है, एल्यूमिनियम। तो इसका मतलब मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में से आकार बड़ा किसका होगा, तो मैग्नीशियम का जो आकार है वो क्या होगा, बड़ा होगा, और एल्यूमिनियम का आकार क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि एल्यूमिनियम मैग्नीशियम से दाईं तरफ स्थित है। तो जो दाईं तरफ स्थित होता है उसका आकार क्या होता है, छोटा होता है। तो इसका मतलब मैग्नीशियम का आकार क्या हो गया, बड़ा, और एल्यूमिनियम का आकार क्या हो गया, छोटा। अब मैग्नीशियम से अपने क्या बना दिया, मैग्नीशियम आयन बना दिया। तो अपने कहते हैं कि परमाणु से उसके द्वारा निर्मित धनायन का आकार सदैव क्या होता है, छोटा होता है। तो इसका मतलब मैग्नीशियम से जो मैग्नीशियम आयन है उसका आकार क्या होगा, छोटा। इसी तरह से एल्यूमिनियम से जो एल्यूमिनियम का जो आयन बना उसका आकार क्या हुआ, छोटा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि मैग्नीशियम का आकार तो सबसे बड़ा हो गया और एल्यूमिनियम आयन का आकार क्या हो जाएगा, सबसे छोटा आकार हो जाएगा। समझ में आ गया आपको प्रश्न। हमने पहले तो इन दोनों परमाणुओं को व्यवस्थित करना है, आवर्त के अंदर दे रखे थे, क्योंकि दोनों एक ही आवर्त के तत्व हैं, तो इन्हें अपने आवर्त में व्यवस्थित कर दिया। ठीक है, तो उसमें देखा बड़ा और छोटा कौन है, फिर इनके द्वारा जो निर्मित आयन है वो देखे गए। तो अपने कहते हैं धनायन का आकार हमेशा मूल परमाणु के आकार से क्या होता है, छोटा होता है। तो अपने इनके आकारों के ऊपर निर्भरता देखी, और इसके आधार पर हमने कहा कि मैग्नीशियम का आकार इन चारों में से सबसे बड़ा होगा, और एल्यूमिनियम आयन का आकार इन चारों में से क्या होगा, सबसे छोटा होगा। ठीक है,
अब यहाँ पर जो नेक्स्ट आयनिक त्रिज्या को समझने के बाद में नेक्स्ट टॉपिक इसमें करते हैं, वो हमको दे रखा है यहाँ पर, वो है हमारा आयनन एंथैल्पी। आयनन एंथैल्पी, ठीक है। आयनन एंथैल्पी क्या है? आयनन एंथैल्पी एक्चुअल में तत्वों द्वारा इलेक्ट्रॉन के त्यागने की मात्रात्मक प्रकृति, ठीक है। आयनन एंथैल्पी क्या होती है? तत्वों द्वारा इलेक्ट्रॉन के त्यागने की जो मात्रात्मक प्रकृति है, तत्वों द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो मात्रात्मक जो प्रवृत्ति है, उस मात्रात्मक प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? आयनन एंथैल्पी कहा जाता है, ठीक है। और अपने बात करेंगे कि इसकी परिभाषा अगर अपने दें, इसकी परिभाषा क्या बनेगी, तो अपने कहते हैं तलस्थ अवस्था में किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में से इलेक्ट्रॉन निष्कासित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को क्या कहा जाता है? आयनन एंथैल्पी कहा जाता है, ठीक है। आयनन एंथैल्पी की परिभाषा क्या हुई, ठीक है। तो आपने कहा कोई भी जो तत्व है उसकी तलस्थ अवस्था मतलब ग्राउंड स्टेट, कोई भी इलेक्ट्रॉन की कौन सी अवस्था की बात करें? तलस्थ ग्राउंड स्टेट की बात करें, मतलब उसको एक्साइट नहीं करना, उसको पहले ऊर्जा नहीं दे रहे, वो अपनी पहले मूल अवस्था में था इलेक्ट्रॉन। तो उस तलस्थ अवस्था में किसी विलगित का मतलब है आइसोलेट, पृथक, किसी और के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। जैसे आजकल कोरोना के टाइम में अपने आइसोलेट वर्ड का तो बड़े अच्छे से तरह से मतलब समझ गए होंगे कि विलगित, आइसोलेट, विलगित का अर्थ होता है आइसोलेट, उसको पृथक करना, वो किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, वो अलग रखा हुआ है। तो विलगित, और उसके साथ वो किस अवस्था में होना चाहिए? गैसीय अवस्था में। इलेक्ट्रॉन का जो त्याग है उसकी गैसीय अवस्था में करवाना है तत्व के, भले ही वो ठोस अवस्था में है या भले ही वो द्रव अवस्था में है, लेकिन उसकी गैसीय अवस्था की अपने बात करेंगे तो गैसीय अवस्था में जो परमाणु है उसके बाह्यतम कोश में से इलेक्ट्रॉन निष्कासित करने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है, उस आवश्यक ऊर्जा को क्या कहा जाता है? आयनन एंथैल्पी कहा जाता है, ठीक है। तो ये अपने पास आयनन एंथैल्पी की बात आ गई, ठीक है। अब आयनन एंथैल्पी वास्तव में क्या आता है कि एक रासायनिक परिवर्तन के बारे में बात कही जाती है, और इससे जो प्रदर्शित किया जाता है आयनन एंथैल्पी को, वो डेल्टा आई एच, ठीक है। डेल्टा के पैरों में आई और एच एंथैल्पी, ठीक है। डेल्टा किसको प्रदर्शित करता है? अंतर को प्रदर्शित करता है। आई से मतलब आयनन, और एच का मतलब क्या होता है? आई से मतलब हो गया आयनन और एच से मतलब हो गया एंथैल्पी। अब एंथैल्पी क्या है? जब ऊष्मागतिकी जब चैप्टर करेंगे अपने, वहां पर इसको डिटेल में देखा जाएगा कि एंथैल्पी किसे कहा जाता है, ठीक है। तो आयनन एंथैल्पी का जो प्रतीक चिन्ह हो गया वो डेल आई एच आयनन एंथैल्पी का प्रतीक चिन्ह हो गया। तो इसको सिंपल सी लैंग्वेज में अपने समझें कि कोई भी धातु थी, ठीक है, उस धातु में से अपने क्या करना है? इलेक्ट्रॉन को निष्कासित करना है। तो इलेक्ट्रॉन को निष्कासित करने के लिए अपने को क्या देनी पड़ेगी? ऊर्जा देनी पड़ेगी। क्यों देनी पड़ेगी? क्यों जो धातु में जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक से क्या है? बंधे हुए हैं। तो उस नाभिक के आकर्षण बल से उस इलेक्ट्रॉन को क्या निकालना चाहते हैं? बाहर निकालना चाहते हैं। जैसे एक सिंपल सा उदाहरण अपने लें कि किसी भी चुंबक के साथ कोई लोहे का कण चिपका हुआ है, तो आप उस लोहे के कण को उस चुंबक से पृथक करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे? आप वहां पर बल लगाओगे, उस बल से वो इलेक्ट्रॉन, वो जो चुंबक का जो लोहे का कण है वो उससे क्या होगा? पृथक होगा,
ये चीज होगी ना। तो इसी तरह से जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के आकर्षण बल से क्या है, बंधे हुए हैं। आप उसको अलग करना चाहते हो तो इसका मतलब जो नाभिक का आकर्षण बल उस इलेक्ट्रॉन पर जब लग रहा है उससे अधिक आकर्षण, उससे अधिक बल आपको देना पड़ेगा, तभी इलेक्ट्रॉन वहां से क्या होगा, निष्कासित होगा। अगर उससे कम या उसके बराबर बल आप उसके ऊपर लगा रहे हो या उससे बराबर ऊर्जा आप उसको दे रहे हो तो वो इलेक्ट्रॉन निष्कासित नहीं होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को निष्कासित करने के लिए जो ऊर्जा दी जाएगी, और इलेक्ट्रॉन के निष्कासन से किस में परिवर्तित हो गया, धातु आयन में परिवर्तित हो गया, और साथ में इसने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन का निष्कासन कर दिया। तो ये जो ऊर्जा है, इस ऊर्जा को क्या कहा जाता है, आयनन ऊर्जा, या अपने से क्या बोल दिया जाता है, आयनन एंथैल्पी, इसे नाम दे दिया जाता है। ध्यान रखना है कि ये जो धातु है वो किस अवस्था में होना चाहिए, विलगित होना चाहिए, और साथ के साथ वो किस अवस्था में होना चाहिए, गैसीय अवस्था में भी होना चाहिए। ठीक है, अब यहां पर ध्यान रखना है कि जो आयनन एंथैल्पी है इसका जो मान है, आयनन एंथैल्पी सदैव धनात्मक होती है। आयनन एंथैल्पी सदैव क्या होती है, धनात्मक प्रवृत्ति की होती है। ठीक है, ये कभी भी ऋणात्मक प्रवृत्ति का नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आयनन एंथैल्पी का मान सदैव क्या होगा, धनात्मक प्रवृत्ति का होगा। ये अपने को ध्यान में रखना है इसके अंदर। ठीक है, अब अपने इसके अंदर देखें कि आयनन एंथैल्पी कैसे अपने इसमें कहते हैं। जैसे अपने कहा कि सोडियम है और इसका जो मात्रक है, जो ऊर्जा की बात कर रहे हैं, तो मात्रक क्या बन जाएगा, किलो जूल प्रति मोल इसका मात्रक बन जाएगा। ठीक है, मात्रक क्या बन जाएगा, किलो जूल प्रति मोल आयनन एंथैल्पी का मात्रक रहता है। ठीक है, तो ये आयनन एंथैल्पी के मात्रक किस प्रकार से, अपने इसके मात्रक की बात की। आगे अपने इसमें जैसे अपने देखा कि सोडियम है, ये विलगित अवस्था में था, इसमें से अपने इलेक्ट्रॉन को निष्कासित करने के लिए क्या देनी पड़ेगी, इसको ऊर्जा देनी पड़ेगी, और ऊर्जा देने पर ये किसमें बदल जाएगा, सोडियम आयन में परिवर्तित हो जाएगा। तो इसको जो ऊर्जा दी जाती है, जिसमें से इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, पहले 2 8 1 था और इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद 2 8 बचा, तो ये कहता है कि ये जो ऊर्जा है जो इलेक्ट्रॉन के निष्कासन करने के लिए जो जरूरी है, उस ऊर्जा को क्या कहा जाता है, आयनन एंथैल्पी कहा जाता है। ठीक है, समझ में आई बात अपने को, आयनन एंथैल्पी क्या है। अब इसी के अंदर अपने आयनन एंथैल्पी को नेक्स्ट वीडियो में भी कंटिन्यू रखेंगे। अभी आपको परिभाषा समझाई गई है, फिर अपने देखेंगे कि जैसे किसी परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन निकालें या 2 निकालें तो आयनन एंथैल्पी पर क्या प्रभाव पड़ता है, या आयनन एंथैल्पी का एक आवर्त में और एक वर्ग में आयनन एंथैल्पी के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसे अपने नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू रखेंगे।